मध्यकालीन इतिहास क्या बताया मैंने? मध्यकालीन इतिहास को एक ही लेक्चर में आज पूरा खत्म करेंगे। कौन सा टॉपिक? दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पूरा खतरनाक तरह से पढ़ेंगे। और एक चीज विशेष ध्यान रखना कि जो कम जरूरी है एग्जाम के लिए उनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको विस्तार से मैंने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा दिया। आज रिवीजन क्लास है तो इसको जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आईएमपी टॉपिक अपने को कवर करना है आज की क्लास में। चलिए तो क्लास चालू करेंगे। मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है ये मोहम्मद बिन कासिम का जब भारत पर अटैक हुआ। किसका? तो मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम का जब भारत पर अटैक होता है तो उस समय पर क्या होती है कहानी? मोहम्मद बिन कासिम का जब भारत पर अटैक होता है तो भारत में उस समय मुल्तान क्षेत्र के राजा होते हैं राजा दाहिर। अब कहानी ये समझिए जरा ध्यान से कि आपसे मैं बोलूं कि भाई इसने अटैक कहां किया था, तो ये रहा आपका प्यारा भारत। ये क्या रहा आपका? प्यारा भारत। इस क्षेत्र में ईरान के गवर्नर का जहाज चल रहा है। ठीक है, लाइट वगैरह बंद नहीं? क्या कैमरा बंद हो गया क्या? उनको मत छेड़ो बेटा, उनको मत छेड़ो, कुछ मत करो, ठीक? उसको छीयो मत। इस हिस्से में जहाज चल रहा है ईरान के गवर्नर का। इस जहाज को लूट लेते हैं पाकिस्तान के लोग। ईरान के जहाज को पाकिस्तान के लोग लूट लेते हैं। और पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। और उस क्षेत्र में राजा जो शासन कर रहे थे राजा दाहिर, हिंदू शासक थे। तो राजा दाहिर से ईरान का गवर्नर कहता है कि भाई एक काम करो, वो जहाज हमें वापस लौटा दो जो लूटा गया है तुम्हारे लोगों के द्वारा, और जिन लोगों ने लूटा है उनको तुम सजा दो। तो यहां पर कहानी ये होती है कि राजा दाहिर मना कर देते हैं ऐसा करने के लिए। तो यहां से पहला अटैक होता है ईरान के ऊपर। पहला अटैक होता है भाई, कब होता है? ईरान बोल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर पहला अटैक होता है। तो ये जो अटैक था ये कैसा अटैक था? अरबी। और ये कब होता है? 712। किस राजा के ऊपर? दाहिर के ऊपर। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना, ये इतिहास गलत लिखा हुआ है भाई। राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था 712 ईस्वी में। पहला जहाज वाला मामला जो बताया वो मामला था ही नहीं। उसका कारण था भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत शक्तिशाली शासन, मतलब शक्तिशाली राष्ट्र था, धनवान था, आर्थिक संपन्न था, सोने चांदी के, समझ रहे हो कि नहीं, बहुत मात्रा में यहां से आयात निर्यात होता था। हर प्रकार की फसलें, विश्वगुरु हुआ करता था, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी यहां पर चल रही थी। तो भारत के लोग शिक्षित थे और बहुत ज्यादा धनवान थे। तो और यहाँ के जो शासक थे और यहाँ की जो प्रजा थी, जनता थी, वो भी समृद्ध थी। खेती बाड़ी में भी हम बहुत आगे थे, फसलों का बहुत अच्छे से हमने चयन करके विशेष प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई थी। तो इस आर्थिक संपन्नता को देखते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इसके ऊपर आक्रमण कर दिए। दाहिर राजा हार जाते हैं। तो पहला भारत पर जो अटैक होता है 712 में, वो अरबी अटैक होता है। जो कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 1 कि भारत पर पहला अटैक कब हुआ? जल्दी बताएं। 712। किस राजा के ऊपर हुआ? दाहिर। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 712। ये अटैक कैसा था? अरबी। 4 5 7 सवाल जो बन सकते हैं यहां से ध्यान रखिए, ठीक है? अब एक दो बात और ध्यान रखो। ये जो युद्ध हुआ था ना बेटा, ये युद्ध हुआ था रेवार नाम की जगह पर, इसलिए इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? रेवार का। ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछे राजा दाहिर के ऊपर इसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी जो थी वो थी अरोर। कौन सी राजधानी थी? इसकी राजधानी क्या थी? अरोर। ये कौन सा अटैक था? मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यहां पर गजनी वंश का प्रारंभ होता है। गजनी वंश क्या होता है? यहां पर गजनी वंश में अलप्तगीन आता है, उसके बाद सुबुक्तगीन आता है। सुबुक्तगीन भारत के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये अटैक सफल नहीं होता। तो ये जो लोग रहे, ये कौन से रहे? अरबी। लेकिन अब गजनी से, अफगानिस्तान से जो अटैक होगा, ये कौन लोग रहेंगे? तुर्की। तो अब भारत पर कौन सा अटैक होगा? तुर्की। तो तुर्की में सबसे पहला अटैक किसने किया? सुबुक्तगीन। किसने किया मेरे भाई? सुबुक्तगीन ने किया। लेकिन सुबुक्तगीन का अटैक सफल नहीं रहा। तो सुबुक्तगीन के बाद इसका लड़का 998 में गजनी वंश का गजनी जो साम्राज्य है इस गद्दी पर बैठ जाता है। और पहला अटैक भारत में कब करता है? 1000। कब करता है? तो भारत पर पहला अटैक गजनी के द्वारा कब किया गया बताएं? कब किया गया? 1000 में अटैक किया। इसका सबसे सफल जो आक्रमण रहा, गजनी बहुत सारे रहे, 1001 में किया। कहां किया?
1001 में कहां पर किया था? हिंदू शाही राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण किया था। अरे हाँ कि नहीं? 1005 में किया, 1008 में किया, चक्र स्वामिनी का मंदिर तोड़ा 14 में, फिर उसके बाद कलिंजर अभियान किया। सबसे सफल आक्रमण रहा 1025, और 1025 के इस आक्रमण का नाम था सोमनाथ आक्रमण। ये भारत का सबसे बड़ा अटैक था अब तक का, क्योंकि 1025 में महमूद गजनबी ने, जो गजनी वंश का साम्राज्य का शासक था, और वंश कौन सा था? तुर्की। तो भारत पर जो तुर्की अटैक होता है 1025 में, ये गजनबी का कौन सा अटैक होता है? 16वां नंबर का। महमूद गजनबी ने कितनी बार अटैक किए? 17। 16वें नंबर का जो अटैक किया था वो सोमनाथ का मंदिर, और सोमनाथ का मंदिर कहां पड़ता है? गुजरात। उस समय भारत के शासक, गुजरात की जगह पर जो शासक हुए उनका नाम था भीमद्वितीय। क्या नाम था? इनको एक और नाम दिया गया है, मूलराज द्वितीय। तो जिस समय पर सोमनाथ पर गजनबी, महमूद गजनबी जब अटैक करता है तो भीम द्वितीय भाग जाता, सॉरी भीमराज प्रथम, भीम द्वितीय बोल दिया, भीमराज प्रथम, भीम द्वितीय भी पढ़ाऊंगा आगे चल के, इसलिए द्वितीय निकल गया, गलती से माफ कीजिएगा। भीम प्रथम जो है युद्ध के समय भाग जाते हैं, भीम प्रथम युद्ध के समय भाग जाते हैं, ऐसा कहा गया है, लिखा हुआ है इतिहास में। लेकिन यहाँ की कई हजार लोगों को महमूद गजनबी ने काट के फेंक दिया गुजरात में, और भयंकर तरीके से अटैक किया, और सोमनाथ मंदिर को भयंकर लूटा, और लूटने के बाद कहां चला गया? गजनी। तो लौटते समय इसको ये सिंध वाले क्षेत्र में जाट मिल जाते हैं, और जाट महमूद गजनबी से सोना चांदी क्या कर लेते हैं? छुड़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब छुड़ा लेते हैं। तो इसको आ जाता है गुस्सा महमूद गजनबी को। महमूद गजनबी बोलता है, साला हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना लूटपाट किया, और तुमने आसानी से छुड़ा लिया। तो 1026 में महमूद गजनबी का अटैक होता है 17 नंबर का, जो किसके ऊपर होता है? जाटों के ऊपर। कब होता है? 1026। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1027 देखने को मिलता है। तो राइट आंसर अगर दोनों आते हैं तो आपको 1027 देना है। तो महमूद गजनबी का 17वां अटैक कब हुआ? 1027 में। किसके ऊपर हुआ? जाटों के ऊपर। अच्छा, सबसे सफल आक्रमण 1025 में, 16वें नंबर का। कुल अटैक कितने? 17। यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो सुन लीजिए। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर कब अटैक किया? 1025। महमूद गजनबी ने जब 1025 में गुजरात पर अटैक किया तो कौन से मंदिर पर अटैक किया? वहां का राजा कौन रहा? भीम प्रथम। कौन रहा? भीम प्रथम। लौटते समय इसको कौन मिल गए? जाट। जाटों ने इसको छुड़ा लिया धन दौलत। तो 1027 में इसने फिर अटैक किया। एक छोटे से मच्छर ने काटा इसको। किसने काटा? छोटे से मच्छर ने काटा महमूद गजनबी। एक मच्छर के काटने से खत्म हो गया। इतना बड़ा शासक सुल्तान एक मच्छर के काटने से मर गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। यहां पर इन सबको अगर अपन मिटाएं तो अब अटैक होता है अगला। किसका होगा? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। तो भाई देखो, तुर्की अटैक देख लिया, अरबी अटैक देख लिया। अब महमूद गजनबी की जब मृत्यु हो जाती है, कहां पर मृत्यु हो गई इसकी मेरे भाई? गजनी में। जब इसकी मृत्यु हो गई, तो जब महमूद गजनबी की मृत्यु होती है तो इस वंश के ऊपर छोटे छोटे लोग अटैक करने लगते हैं। इसी में एक प्रमुख व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन गोरी। क्या नाम होता है? अलाउद्दीन गोरी। और अलाउद्दीन गोरी का क्या बोलता है कि भैया महमूद गजनबी तो मर गया, तो मरने के बाद सत्ता बिखर गई, तो अलाउद्दीन गोरी यहां पर गजनी पर अटैक कर देता है। गजनी पर अटैक करके और गजनी को जीत लेता है, और गाना गाता है। क्या गाना गाता है? आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। यहां पर यहाँ का सुल्तान बन जाता है। इसका छोटा भाई होता है मोहम्मद गौरी। क्या नाम था इसका? मोहम्मद गौरी। लेकिन उस समय ध्यान रखिए, जब ये गजनी वंश की स्थापना करता है, यहां पर अलाउद्दीन गौरी गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसी समय पर ईरान का एक साम्राज्य होता है जिसे हम बोलते हैं ख्वारिज्म साम्राज्य। ख्वारिज्म ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसको जीतने के लिए अलाउद्दीन गौरी चला जाता है और उसके छोटे भाई से बोल देता है कि इस गद्दी पर तू बैठ जा। अर्थात गजनी की गद्दी पर कौन बैठेगा? मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन गौरी यहां पर लड़ाई के लिए जाता है, और अलाउद्दीन कहकर जाता है कि भाई मैं जा रहा हूं, धन की मुझे आवश्यकता रहेगी, पैसे की मुझे क्या रहेगी? आवश्यकता रहेगी। चाय पीते पीते पढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? वाह भाई, मजा आ गया। चलिए,
तो यहां पर देखिए मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठा, लेकिन मोहम्मद गौरी गद्दी पर बैठा तो उसने कहा मेरे बड़े भाई को पैसा पहुंचाना है, लड़ाई के लिए गया है, तो उसने अटैक करना चालू किया। सबसे पहले उसने 1175 में अटैक किया, कहां पर? मुल्तान पर। कहां पर अटैक किया? मुल्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, भारत में ही था वो। तो जब अटैक किया इसने मुल्तान पर अटैक करने के बाद कहानी क्या हुई? जीत लिया। 1178 में इसने वापस गुजरात पर अटैक किया। कहां पर अटैक किया? और जब गुजरात पर अटैक किया तो भीम द्वितीय रहे इस बार। कौन रहे? भीम प्रथम किसके समय पर रहे? किस आक्रमण के समय? भीम प्रथम रहे 1025 में जब सोमनाथ पर अटैक हुआ। भीम द्वितीय रहे 1178 में, जब कहां पर अटैक हुआ? भीम द्वितीय तो बैठा ही थे कि साले तू आ, तो मैं बताता तेरे को, अच्छे से बताता, ढंग से बैठ के क्लास कर लो रे, एक ही क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक जगह, मनीष बंद कर दो दरवाजा पूरा, दरवाजा बंद करो अभियान, कुंडी लगा दो। हाँ देखो यहां 1178 में भीम द्वितीय भयंकर मारता है किसको? मोहम्मद गौरी। लत कुटेला आदमी यार, एक नंबर का। इसकी लोग बोलते हैं मोहम्मद गौरी माई बाप। मोहम्मद गौरी कौन है? माई बाप है, लेकिन काहे का माई बाप है? एक नंबर का लत कुटेला। गुजरात में पिटा, इधर आके पृथ्वीराज चौहान से 17 बार पिटा। अब देखो देखो ना, यहां पर अटैक करता है पृथ्वीराज। दिल्ली में गद्दी पर कौन बैठे हैं? पृथ्वीराज चौहान। अटैक किया 1191 में, जिसे हमने नाम दिया तराइन का। कौन सा युद्ध है? द्वितीय युद्ध, ओ सॉरी प्रथम। हाँ देखो तराइन का प्रथम, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अरे क्या पिटाई हुई मोहम्मद गौरी की, कपड़े वपड़े फाड़ दिए पूरे इसके, नंगा भगाया था इसको वापस। किसको? मोहम्मद गौरी। फिर मोहम्मद गौरी 16-17 बार अटैक करता, हर बार पिट के जाता। तो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान कहते साले तू आक्रमण करने आता है कि पिटने आता है, ऐसी स्थिति हो। लेकिन कहानी कुछ यूं बदली कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में बैठ के शासन कर रहे थे, ठीक है। तो शासन करते करते इनको यहीं पर जयचंद की लड़की संयोगिता से प्रेम हो जाता है। जयचंद की लड़की संयोगिता से प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना भाई कि अगर फिल्में भी आप देखते होंगे तो उसमें जो रोल रहता है हीरो का, हीरो हमेशा दबंग स्टाइल में चलता है, लेकिन हीरो ठुकाता कब है? जब लड़की के चक्कर में पड़ जाए, फिर बहुत ठुकाता है, फिर बहुत दुख दर्द आता है। तो यही वो समय आया। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान, मैंने इनका बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत महान सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, मतलब अब तक का सबसे सफल सुल्तान कह सकते हो आप दिल्ली सल्तनत का। तो महान शक्तिशाली एकदम, उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता। लेकिन प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम। क्या करो? संयोगिता ने बोला कि शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो नहीं। अब जात के राजपूत, ठीक है, शादी बोल दिया लड़की से, तो हाँ। पहुंच गए बड़े दरबार में, संयोगिता को उठा कर ले आया। जयचंद देखता रह गया। जयचंद मिल गया आखिर में जाके तराइन के द्वितीय युद्ध में, किससे? मोहम्मद गौरी। और यहां पे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गौरी और जयचंद ने, हाँ कि नहीं? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ईरान ले गया। पूरी कहानी बता चुका हूं आपको। ईरान ले गया बोल रहा हूं यार, गजनी ले गया। मैं ईरान बोल देता हूं, हमेशा माफ कीजिएगा। पिछली क्लास में भी उस जगह पर मैंने ईरान बोल दिया था, गलती से मुंह से निकल गया था, क्षमा प्रार्थी, ठीक है। कहां ले गया? गजनी। अब यहां पर कहानी यह है कि जयचंद ने बोला मोहम्मद गौरी से कि भाई देख, मैंने तेरा साथ दिया था और हमारी शर्त थी कि दिल्ली की गद्दी तू मुझे देगा पृथ्वीराज को हराने के बाद। मोहम्मद गौरी बोले हलवा है। कहा है? हलवा। अब तक जितने भी आक्रमणकारी आए लूटपाट करके भाग गए। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, एक भी बार उसके दिल में यह नहीं आया कि मैं यहां बैठकर राज करूं। तो उसको पता था कि यहां अगर बैठ गया तो रात में मारेंगे, घुस के मारेंगे ये लोग। लेकिन मोहम्मद गौरी बहुत कमीना आदमी, बहुत कमीना आदमी। कारण प्रेशर था ना भाई, प्रेशर था। जैसे प्रधानमंत्री का प्रेशर होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का प्रेशर होता है नीचे विधायकों के ऊपर, और विधायक लोग प्रेशर जनपद सदस्यों पर, वो डालते सरपंच।
ऐसे ही इसका भाई बैठा मोहम्मद अलाउद्दीन गोरी गजनी पर आकर, और उसने साफ बोल दिया तेरी यहां पर कोई जगह नहीं, तू उधर ही मर जा। मोहम्मद गोरी बोलता है यार देखो वो तो भाई का है, मेरा थोड़ी है, मैं यहां पर बैठ जाता। मोहम्मद गोरी बैठ गया, मोहम्मद गोरी यहां, आगे चल के अलाउद्दीन गोरी की डेथ हो जाती है। मोहम्मद गोरी यहां बैठा रहा, बैठे 2 साल तक आराम से जयचंद को हाथ में लेकर रखा उसने। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं गद्दी पर बैठा हूं, जयचंद राजपूतों का शासक है, समझा लेगा। बहुत भारत के इतिहास में बहुत दुर्गम्य दृश्य था, अश्रुपूर्ण दृश्य था जब पृथ्वीराज चौहान हारते हैं ना, पूरा देश रोया था उस टाइम पे, यार कैसे हार गए। जैसे अभी तुम्हारा रोहित शर्मा आउट हो जाता है तो कैसे करते हो तुम, लेकिन सोचो पृथ्वीराज चौहान जब हारे थे तो बहुत खतरनाक तरीके से, तो पूरा देश रोया था, अचंभा कि यार ये व्यक्ति कैसे हार गया, यार कभी हारा ही नहीं वो व्यक्ति, छल से हराया था। कैसे हराया था छल से, वो भी बता चुका हूं। दिन के समय लड़ाई हुई, बात हुई थी कि भाई दिन ही दिन में लड़ाई होगी, रात में नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान ने पूरी सेना के साथ दिन में युद्ध किया, अब रात को युद्ध विराम हो गया, शर्त थी, रूल्स थे। सूर्यास्त के बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी आधी सेना बिठा कर रखी थी कि तुम खाओ पियो दिन में आराम करो, जब उनकी सेना थक जाए फिर अपन अटैक करेंगे रात में। अटैक कर दिया, हार गए। इसको कोई हार बोलते क्या? चलो पूछो। तो आगे चल के ये होता है कि 1194 में एक और युद्ध होता है, किसके साथ? जयचंद के साथ। देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूं तुमको, अगर पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाते या नहीं जीतते, मोहम्मद गोरी को पहले ही युद्ध में खत्म कर देते। अरे ठीक है तलवार कर गई काटो, युद्ध की या जीत की एक ही नीति है, साम दाम दंड भेद, जीत होना चाहिए है। लेकिन नहीं भाई, राजपूतों का भी उसूल होता है, निशस्त्र पर वार नहीं करेंगे। अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते ना या मोहम्मद गोरी को हरा देते, मैं बता रहा हूं उसके बाद कोई आक्रमणकारी था ही नहीं जो मोहम्मद गोरी से शक्तिशाली हो, क्योंकि मोहम्मद गोरी आके बैठा। अब मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया 1194 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठा तो बीज बो के चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, फिर गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद। ये कब आए? ये तब आए जब मोहम्मद गोरी ने गद्दी देकर चला गया जीत के। अगर वो जीतता ही नहीं तो ये आते ही नहीं। तो इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी युद्ध कहते हैं 1192 का तराइन का युद्ध। यस और नो? मजा आ रहा है? देखो पूरी कहानी आपको पता है, रिवीजन के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मोहम्मद गोरी के बाद ध्यान रखिए, मोहम्मद गोरी तो क्या हो गया? जीत गया। अब जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है, कौन की बात चल रही है? 1206 तक गद्दी पर बैठा रहता है। 1206 में अपने गुलाम, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको गद्दी देकर चला जाता है वापस गजनी। ठीक है, यहां पर बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक और कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन एक बात और सुनो, मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम रहे? 4। कितने गुलाम रहे? 4। सबसे पहले तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज, तीसरा कोबाचा, चौथा बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कहां बैठ गया? दिल्ली। यालदोज कहां पर है? गजनी में। कोबाचा कहां पर है? सिंध, गुजरात और सिंध वाले क्षेत्र में। और बख्तियार खिलजी को दे दिया बंगाल वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बंगाल। बख्तियार खिलजी ने यहां के शासक की सेना में भेष बदल के एंट्री ले ली और यहां के राजा को मार दिया और नालंदा और विक्रमशिला, कौन कौन से विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया। कौन ने? बख्तियार। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार। अब एक बात सुनो ध्यान से, यार ठीक है इनको तुम शासक बोलोगे, ये गद्दार है, तुम ये बताओ ठीक है यार तुमको शासन करना है, भारत के किस हिंदू राजा ने किसी मंदिर या बौद्ध मठ या जैन धर्म को तोड़ा? सभी धर्मों का सम्मान ही शासन है, और तुम शासक हो उस लेवल के। तुम क्या हो साले, चूतियापा कर रहे हो, तुम मंदिर तोड़ रहे हो, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हो, कहीं विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिए। विश्वविद्यालय उस समय यही तो थे जिसके कारण हम विश्वगुरु कहलाए। अरे चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां पर सबसे बड़ा धर्म अगर कोई चलता है तो बौद्ध धर्म। वहां के लोग यहां आके पढ़कर गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। हैंसंग कहां से आया था?
चीन से ही आया था। फाहियान कहां से आया था? इतनी सारी किताबें और ग्रंथ लेकर गए, इनको उन्हीं उसी को ध्वस्त कर दिया। क्या मिल गया भाई? अरे हद तो तब होती, कहते हैं ना मूर्ख के हाथ में सोना भी दे दो तो वो कोई मतलब का नहीं। एक बहुत अच्छी बता रहा हूं आपको, एक बहुत छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि एक व्यक्ति भयंकर भयंकर मतलब परेशान अपनी जिंदगी से। तो शंकर भगवान और पार्वती मैया ऊपर बैठ कर देख रहा है। पार्वती जी बोल रही हैं शंकर जी से कि यार देखो ये कितना परेशान है, पैसा नहीं है, धन का मारा, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं इसके, कितना परेशान है, आपका नाम लेता है। शंकर बोले आप उसका साथ क्यों नहीं देते हो? शंकर जी ने बोला कि मेरा नाम लेने से क्या होता है, ये साला है ही बेवकूफ। मैया बोली नहीं, आपको उसका साथ देना चाहिए, उसको धन दौलत दो, उसका भी हक बनता है अच्छा जीवन जीने का। भाई सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है हमारी। तो ठीक है, शंकर भगवान ने एक पोटली सोने की भरी भराई उस व्यक्ति के सामने फेंक दी कि देखना इसकी बेवकूफी। वो जा रहा था, पोटली सामने, उसी समय इस बेवकूफ को ध्यान में आया कि यार अंधे लोग कैसे चलते होंगे, आज मैं अंधा बन के चलने को, अंधा बन के चला गया आपको पोटली ला। तो ये वही लोग हैं। अरे तुम विश्वविद्यालय तोड़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना खुद का, अरे पढ़ते, अपने बच्चों को पढ़ाते, ज्ञान लेते, सीखते, कहां जाते आज? आज कहां जाते? अरे तुम कहां से आए थे? गजनी से आए थे, गजनी से आए थे ना, अफगानिस्तान से। देखो आज अफगानिस्तान की क्या हालत। उस समय जो विश्वविद्यालय को ध्वस्त नहीं करते तो आज अफगानिस्तान भी चाइना जैसा डेवलप्ड होता। लेकिन तुमने क्या किया? विश्वविद्यालय तोड़ दिए। आज भीख मांग रहा है अफगानिस्तान पूरी दुनिया के सामने। तालिबान ने अटैक करके रखा है क्योंकि बुद्धि नहीं है ना। अरे तुम विद्यालयों को तोड़ोगे तो क्या होने जाना है? चलो अब अपने को ज्यादा ज्ञान नहीं पेलना है, इतना हो गया। ठीक है, चलो देखो समझ में आ रहा क्या हो रहा है बाबू? ठीक, सोना का नाम मत लिया करो बाबू, ठीक है, सोना की याद आ जाएगी। चलिए समझ में आ रहा है। अब भाई ये मोहम्मद गोरी अपने 4 गुलाम छोड़ के चला जाता है गजनी, गद्दी पर बैठ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मेरे भाई सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा, इसकी कहानी सुन लो। कुतुबुद्दीन ऐबक एक परिवार से बिछड़ा हुआ व्यक्ति था। इसके मम्मी पापा इसको बाजार लेके जाते हैं, अफगानिस्तान ईरान के तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। ये तुर्किस्तान मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना मध्य एशिया का, ये वाला, यहां से ही थोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक मम्मी पापा से ध्यान हटा के इसको देखने लगे। रूपा भूल गए कि मम्मी पापा कहां गए, बिछड़ गए मेले में बिछड़ गए तो गुम गए। इसको पकड़ लिया एक व्यक्ति ने और लाकर बेच दिया अफगानिस्तान में, निसापुर के बाजार में। कहां बेच दिया? बेच दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर खरीदा काजी फखरुद्दीन। काजी फखरुद्दीन बेहतरीन व्यक्ति, इसके जीवन की शुरुआत थी वो। काजी फखरुद्दीन यहां पर सिखाते हैं किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, सारी चीजें। ये कुरान का पाठ बड़ा अच्छे से पढ़ता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे कुरान खान कहते हैं। और क्लास में कुछ चीजें छूट भी जाए तो ये मत सोचना भैया ये छोड़ दिया तुमने, क्योंकि यार देखो मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है एक ही क्लास में, तो कुछ चीजें जायज सी बातें छूटेंगी, है ना? ठीक है, लेकिन आईएमपी चीजें पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो अब यहां पर कहानी क्या हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक बढ़िया काजी फखरुद्दीन के समय पर खा रहा था, पी रहा था, मस्त घुड़सवारी कर रहा था, तलवार। लेकिन उस समय काजी फखरुद्दीन की डेथ हो जाती है। तो काजी फखरुद्दीन के लड़के बोलते क्यों बे, अब्बू के समय पे बड़ा उछल रहा था, चल तो चल, गुलाम है, गुलाम की तरह। इसको बेच देते हैं, और बेच देते हैं तो इस बार इसको खरीदता है मोहम्मद गौरी। 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे, उस युद्ध में भूमिका निभाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इनके बहुत नजदीक रहा मोहम्मद गोरी के। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी दिल्ली की गद्दी बैठकर चले जाते। अब दिल्ली गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम तो किसका है? मोहम्मद गोरी का। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, कर दिया। कुरान का पाठ बड़े अच्छे से पढ़ा था, कुरान खान कहते हैं। मोहम्मद गोरी के समय से अमीर ए आखूर मतलब अस्तबल प्रधान बनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठ जाता, बैठा, बैठे बैठे भाई ये लाखों रुपए का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे या पीर बख्श कहते थे। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श या पीर बख्श,
ठीक है, कुरान खान के नाम से जानते हैं। इसे हातिम ताई की भी उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अरे हाँ या ना। अच्छा, इसकी मृत्यु होती है 1210 में, चौगान या पोलो खेलते समय। क्या खेलते समय बेटा? चौगान या पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु से पहले एक बात ध्यान रखना, इसने भारत में ओहो कौन सी प्रथा लेकर आया था? गुंबद। तो गुंबद का प्रचलन किसके समय से भारत में आया? कैसा बनाते हैं यार ऐसा, ये इस तरह की मीनारें देखते होंगे ना, घर के ऊपर की जो इलाका होता है वो इस तरह का होता है, इसे गुंबद कहते हैं। और एक होता है मेहराब। तो गुंबद और मेहराब की शैली भारत में किस शासक के, सुल्तान के समय से आई? कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे हाँ कि नहीं? सुनिए, इसके गुरु का नाम था कुतुब बख्तियार काकी। कौन सी काकी? कुतुब बख्तियार काकी। इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन बीच में ही मर गए। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराने वाला व्यक्ति कौन था? हाँ हाँ ठीक है, इसने कुतुब मीनार की एक मंजिल बनवाई, लेकिन अगली मंजिल, अगली मंजिल और अगली मंजिल, ये 3 मंजिल बनवाई किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इसके बाद 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी मंजिल बनवाई? चौथी, और इसकी मरम्मत भी करवाई। 1503 में सिकंदर ने इसकी मरम्मत करवाई, ठीक है। और 1503 है क्या है? हाँ 1503 के आसपास, सन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैंने क्लास में पढ़ाया था, देख लेना। 1503 ही है मेरे ख्याल से, हाँ सही है। और 1869 के आसपास एडम स्मिथ ने इसमें एक कपोला जोड़ दिया ऊपर ऐसा। अभी ये कपोला यहां से हटा के इसके साइड में लगा दिया गया है, ये कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। 1993 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है। हाँ या ना? किसकी बात चल रही है? कुतुब मीनार। ये किसकी याद में बनाई थी इसने? कुतुब बख्तियार का। 1993 में इसे किसमें शामिल किया? बात समझ में आ रही कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब हमको मैपिंग की आवश्यकता तो है नहीं यार, है क्या? ठीक है, नहीं है तो स्लाइड खोल लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है ना मेरे गरीब दोस्त, मेरे गरीबों के जे की श्राप, जनरेटर जैसा मुंह, कुतुब मीनार क्या लिख रहा हूं यार। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, गद्दी पर आया इसका लड़का, क्या नाम था? आराम शाह। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र था और अवयस्क था, इसको गद्दी पर बिठा लिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाई थी लाहौर। भारत की पहली राजधानी दिल्ली सल्तनत में क्या रही? लाहौर। भाई आराम शाह गद्दी पर बैठा जो ऐबक का लड़का था। अनिकेत रख लो बेटा, मोबाइल रख लो, अंदर रख लो उसको। लाहौर राजधानी बनाई किसके समय? वह जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो ये मैं पढ़ा रहा हूं। बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम मंच का संस्थापक था। कब स्थापना की थी? 1206। कब तक रहा? 1210। घोड़े पे से गिर के क्या हो गई? मौत। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की पहली मस्जिद बनवाई थी, क्या था इसका नाम? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। उस समय क्या थी? संस्कृत विद्यालय, जो चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, है ना। कुतुब लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। पीर बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खान किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन। किस राजा की डेथ घोड़े से गिरने से हुई है? ठीक है, अरे पर्याप्त है इतना। सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गए तो आराम से गद्दी पर बैठे। लाहौर की जनता ने बोला कि देखो भैया, इसको हटाओ, ये हमें। कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। कौन बैठा?
1210 1211 में गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बैठा गद्दी पर। ये सुल्तान थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक की आगे की अगर अपन बात करें थोड़ा दमदार रहा। क्या रहा? सुनिए, इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने आराम शाह को और इसकी मां को दोनों को मरवा दिया। क्या करवा दिया? और एक बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? ये मोस्ट आईएमपी है। शायद मुझे लगता है पिछली बार मैंने पढ़ाना भूल गया था, नहीं पढ़ाया था। हाँ, लेकिन इसके विषय में मैंने जरूर बता दिया था कि यालदोज नाम का एक शासक, कौन? यालदोज। कहां? गजनी में, बताया था ना। इसको हरा देता है कौन? इल्तुतमिश। ये मैंने बता दिया था, लेकिन युद्ध का नाम क्या है ये नहीं बता पाया था, ये भूल गया था। कई बार कई सारी चीजें छूट जाती है, तो रिवीजन क्लास में सब कवर कर। तो यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध। मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, कोबाचा को भी हरा देता है और कोबाचा से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की कोशिश शर्त रखता है। कोबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर जाता, आत्महत्या कर लेता है। कोबाचा कौन? जो सिंध वाले क्षेत्र पर 4 गुलाम थे ना, बख्तियार खिलजी का काम खत्म हो गया बंगाल में, बचे 2, उनको ये निपटा दिया, और एक तो खुद ही है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इन दोनों को हरा दिया, कोबाचा और यालदोज। बहुत बढ़िया। अब यहां पर कहानी ये रही, बंगाल जीता इसने। बंगाल कैसे जीता, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से। ये बंगाल क्षेत्र था जब दिल्ली सल्तनत में, उस समय राजधानी क्या रही? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरता है तो यहां का एक शासक होता है अली मर्दान। अली मर्दान अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे हम, लेकिन वो तो मर गए, अब हम स्वतंत्र सुल्तान। इसके बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठता है। क्या नाम होता है इसका? हिसामुद्दीन। क्या नाम होता है इसका? अरे हाँ कि नहीं? हिसामुद्दीन को हराने के लिए इल्तुतमिश का लड़का जाता है और हिसामुद्दीन को मार देता है, और इल्तुतमिश का लड़का जिसका नाम होता है नासिरुद्दीन, लेकिन नासिरुद्दीन को मार देता है बलखा, इख्तियारुद्दीन बलखा, इसको मार देता है। तो इल्तुतमिश को गुस्सा आ जाती। उस समय इल्तुतमिश ने राजधानी बना चुका था लाहौर से हटा के दिल्ली। लाहौर किसके समय राजधानी रही? ऐबक। दिल्ली किसने ले आया? इल्तुतमिश दिल्ली से जाता है बंगाल और बख्तियार उद्दीन बलखा को खत्म कर देता है, और बंगाल इस तरह से वो जीत जाता है। तो देखो उसने कहां से कहां तक जीत लिया यार। देखो ये भारत, ये तुम्हारा गजनी तक के क्षेत्र को निपटा दिया था इसने, समझ रहे हो कि नहीं? तो इल्तुतमिश एक सफल सुल्तान रहा उस समय का, ठीक है। तो इसने कोबाचा को मारा, यालदोज को मारा, इख्तियारुद्दीन बलखा को मारा, मतलब बंगाल भी इसने जीत लिया। अरे हाँ कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सुनिए ध्यान से। क्या इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? जबरदस्त आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अरे हाँ या ना? अरे यस। उसके अलावा इसने क्या किया? एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली मैंने डीपली समझा चुका हूं आपको। अपने क्षेत्र में छोटे छोटे जमीन के क्षेत्रों को कुछ लोगों को दे देते हैं, वो उस जमीन से टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान के पास भेजते हैं। दैट इज कॉल्ड एकता प्रणाली। एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश। लेकिन इसका जनक किसे कहते हैं? मोहम्मद गौरी। इसके बाद इसने तुर्कान ए चहलगामी, कौन सा? बहुत आईएमपी है। 40 सरदारों का समूह विद्रोह को दबाने के लिए, 40 सरदारों का समूह, तुर्कान ए चहलगामी। ये समूह क्या करता था? जहां विद्रोह होगा ये उसे दबाने का जाएगा। कौन? तुर्कान ए चहलगामी। इसका गठन किया था। अरे हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब एकता प्रणाली चलाई थी इसने। चलिए अब वास्तुकला के क्षेत्र में इसने नासिरुद्दीन का क्या बनवाया? मकबरा। उसके बाद इसने खुद का क्या बनवाया? मकबरा। कहां बनवाया? दिल्ली। और आगे जाके इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1236 में। चूंकि इसका लड़का तो खत्म हो गया नासिरुद्दीन, अब इसके और भी लड़के थे। कौन के? इल्तुतमिश। तो इसी क्रम में एक लड़का इसका गद्दी पर बैठता है। क्या नाम होता है इसका? अरे रुकनुद्दीन फिरोज। कौन गद्दी पर बैठता है? रुकनुद्दीन। अरे हाँ कि नहीं? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज
क्या इसने संगमरमर के दो वो लगवाए थे शेर, जिसके गले में क्या बांधी थी? घंटी। जो उन घंटी को हिला देगा, लाल कपड़े पहन के सुल्तान उसे क्या करेंगे? न्याय प्रदान। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए जरा, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है इसके बाप के मरने के बाद। 10-11 लड़के थे इसके। अरे जी कोई आदमी थे क्या? 15-15 शादी, 20-20 शादी, 10-11 लड़के थे गद्दी पर। भाई गलत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे तो करो कि मरने से पहले अपनी सल्तनत बांटो। इसमें देश का विभाजन हुआ ना भाई, इसके मरने के बाद। देश की आर्थिक संपन्नता जिस समय चरम पर थी, इनके आने के बाद कहां चले गए? ऐसे ऐसे शासक आएंगे कि दरबार में लड़कियों के कपड़े पहन के जा रहे हैं। स्त्रियों के कपड़े कौन पहनता है? सलवार सूट पहनते हैं भाई, और नाचते हुए जा रहे हैं दरबार में। ये कोई शासक है? सुल्तान। अरे भाई उस समय क्या बताएं, अपन थे नहीं। देखिए रुकनुद्दीन फिरोज, ये जबरदस्त। इसके लिए एक गाना है, आहा टमाटर बड़े मजेदार, इसी के लिए गाना गाया। जबरदस्त लिखा है, दस्त। एक और होता है जबरदस्त, ये अच्छी चीजों के लिए होता है। इसको मतलब ये महिलाओं के साथ इतना आलिप्त रहता था। इसको सुल्तान बनने के बाद शराब में डूबा रहना, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ, पढ़ लो। शराब में डूबा रहना। इसके शासन काल में 8 महीने तक इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही, उसी ने पूरा सब शासन संभाला। उस समय दिल्ली के अमीर लोग बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे सुल्तान को सुल्तान बनाने में। तो इसकी जो मां रही शाह तुर्कान, उसने अमीरों का कत्ल करवाना चालू कर दिया। ये रजिया सुल्तान बहुत अच्छे। रजिया सुल्तान कौन? इल्तुतमिश की लड़की। आहा, रजिया सुल्तान जब शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज महल से बाहर गए होते हैं, उस समय रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर और घंटी टन 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 टन, प्रजा इकट्ठी होती है। अब सुल्तान तो यानी कौन आएगा, तो इस प्रजा से बोलती है कि यार देखो, मुझे सुल्तान बनाने में तुमको दिक्कत क्या है? अभी भी तो गद्दी पर शासन में महिला ही कर रही है ना, लड़का तो नाम मात्र का बेटा है। इसे इतिहास में लाल क्रांति कहा। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, इन दोनों को मरवा दिया। है ना? गद्दी पर कौन बैठ गई? रजिया सुल्तान। 1236 में। कब तक शासन किया? 40 तक। अब ये भी क्या ही बोलूं, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया। इसके समय पर कहा जाता है कि इसका संबंध बन गया किससे? याकूत से। किससे बन गया? ये बात दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं आई। याकूत और रजिया दोनों से चढ़ता था अल्तुनिया ने चाहा कि रजिया मुझसे शादी कर ले, क्योंकि अल्तुनिया रजिया से भयानक प्रेम करता था। लेकिन अल्तुनिया को याकूत बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन रजिया याकूत से प्रेम करती थी। अल्तुनिया एक विद्रोह में, भटंडा के विद्रोह में याकूत को मार देता है, रजिया को जेल में डाल देता है। रजिया से कहता है कि अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? उन्होंने कहा ठीक है करेंगे। शादी करके वापस लौटते हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर फिर सुल्तान चेंज हो जाता है। तो सुल्तान बैठ जाता है बहराम शाह। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक बैठी। चोगा और काबा मतलब कोट और टोपी पहन के दरबार में प्रवेश करती थी, जो बात दिल्ली के अमीरों को पसंद नहीं है। बहराम शाह गद्दी पर बैठे, बहराम शाह बहरे थे, इनको ये हटे, गद्दी पर बैठ गए कौन? बहराम शाह के बाद कौन आया अगला? मसूद शाह। अरे बोला तो करो रे, कौन आया गद्दी पर? मसूद शाह गद्दी पर आया। अब मसूद शाह गद्दी पर आया तो इस समय पर खतरनाक व्यक्ति बलबन, ये शासक अच्छा लगा मुझे। एक इल्तुतमिश भी ठीक रहा, बलबन उससे ठीक रहा। बलबन इलबरी तुर्क था। बलबन ने कहा यार देखो, गद्दी पर बैठना है, लेकिन गद्दी पर कौन बैठा है? मसूद शाह। तो बलबन डायरेक्ट नहीं बैठ सकता, क्योंकि इनका आपस में भी अलग अलग वंश के थे। तो बलबन ने मसूद शाह के ही वंश
को हम कह सकते हैं, जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। ये बेचारा बड़ा सीधा साधा आदमी रे, बिल्कुल इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा कि इसके बराबर, मतलब गाय। टोपी सीकर जीवन निर्वाह कर रहा था, कुरान की प्रतियां बेचकर जीवन निर्वाह कर रहा था। बलबन ने इसको बोला कि राजा बनोगे? नासिरुद्दीन ने बोला सही में, हाँ बना देंगे। बना दिया राजा, इसकी मां के साथ मिलकर। पूरी कहानी विस्तार से मैंने पढ़ा चुका हूं, आपको वीडियो देख लेना। बलबन ने इसको क्या बना दिया? अब बलबन ने दिमाग चलाया कि साला इसको राजा तो बना दिया, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद बलबन को बहुत मानता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को बहुत बड़ी बड़ी उपाधि दी, लेकिन दिल्ली के अमीरों का कहना था कि बलबन निचली जात का है, इसको कोई कुछ नहीं देंगे हम। अरे हाँ कि नहीं? हेलो, कौन भैया? गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? सर तरुण भाई, मैं क्लास में था। अग्रवाल पब्लिकेशन, ठीक ठीक, मैं क्लास में था भैया, है ना, मैं लगाता हूँ। ठीक है, चल। यहां पर कहानी ये होती, नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठ जाता है। बलबन सोचता है कि अब इसे कैसे हटाऊं, तो बलबन अपनी लड़की से बोलता है, बेटी। बेटी बोलती, जी डैडी। नासिरुद्दीन महमूद से शादी करोगे? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। डैडी। शादी करा दी जाती, बढ़िया प्रेम। नासिरुद्दीन में, अरे भाई सुनो, महिलाएं उस व्यक्ति को पसंद करती हैं जो उनके सामने बिल्कुल आहा टमाटर सीधा साधा रहे, लेकिन दुनिया के सामने शेर हो, है कि नहीं? पता लगे दुनिया के सामने भी सीधा साधा और उसके सामने और ही सीधा साधा, तो उससे अच्छा तो एक कुत्ता पाल लेते ना। पावर भी जरूरी है, व्यक्ति पावर भी होना चाहिए समय समय पर। ये बेटी ने नासिरुद्दीन से शादी करी, तो बेटी ने बोला बलबन से कि डैडी किस व्यक्ति से शादी करा दी यार, ये तो बिल्कुल ही सीधा साधा है यार। डैडी बोलते, उड़ा दो। डैडी क्या बोल रहे हैं? सोहर है, उड़ा दो। कहते हैं धीमा जहर देने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती। अब गद्दी पर बैठ जाता है कौन? बलबन, क्योंकि तब तक शादी भी हो गई, रिश्तेदारी हो गई, अब काय का अंश वंश। और दूसरी चीज कि बलबन ने उस समय तक अधिकतर सेनापतियों को इकट्ठा कर लिया था और अपनी तरफ कर लिया। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? यह शासक दमदार था। बलबन जब गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहुत सारे चेंज किए। चलिए अब बलबन को पढ़ते हैं मेरे भाई। बलबन, बलबन का जो नाम रहा, मूल नाम क्या रहा? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन, बहाउद्दीन। इसके सामने समस्याएं बहुत आई जब ये गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो इल्तुतमिश ने वो 40 सरदारों का समूह तुर्कान चहलगामी बनाकर गया था, तो वो बड़ा विद्रोह मचा रहे थे बलबन के शासनकाल में। तो उसने पहले वो 40 सरदारों का समूह खत्म कर दिया। तो तुर्कान ए चहलगामी खत्म किसने किया? तुर्कान ए चहलगामी समूह किसने खत्म किया? इसने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। कौन सी नीति? लोह एवं रक्त। लोह एवं रक्त की नीति का मतलब, बलबन के समय पर डाकू राज बहुत ज्यादा था। डाकू लोग क्या करते थे? व्यापारिकों को लूट के और व्यापारियों से पूरा धन छुड़ा लेते थे, जिससे बलबन के साम्राज्य में धन की कमी आने लगी, व्यापार में मंदी छाने लगी, ये गरीब होने लगा। इसको गुस्सा आ गया, इसने व्यापारियों को पीछा किया और निपटा निपटू दिया, उनको खत्म कर डाला पूरा। तो वो डाकू थे जिन्हें मेवाती डाकू कहते हैं, ठीक है? पूरे किले विले ध्वस्त कर दिए उनके। तो इसे कहते हैं लोह एवं रक्त की नीति। अरे हाँ कि नहीं? यस और नो? चल, अब इसके बाद इसने क्या किया सुनिए जरा। यहां पर बलबन ने बोला कि देखो यार, रजिया सुल्तान और ये सब मतलब राजा सुल्तान लोग आए, तो ये इतने काबिल थे नहीं, तो दिल्ली की जनता का सुल्तान के प्रति विश्वास उठ चुका था। दिल्ली की जनता बोलते होगा कोई सुल्तान वुल्तान, क्या आपने वो क्या लेना देना, अपना काम करो, टैक्स देना आपने को बस तक। बलबन ने कहा दिल्ली की प्रजा को ध्यान मेरी तरफ करने के लिए मैं क्या करूं? बलबन ने दो प्रथा, सजदा एवं पैबोस, महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना। सजदा क्या लिख रहा हूं, महत्वपूर्ण नहीं लिखना, सजदा एवं पैबोस, ये प्रथा चालू कर। सजदा मतलब घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना, और पैबोस मतलब, इसने खुद को कहा नियामत ए खुदाई, क्या कहा? और खुद को कहा जिल्ले इलाही, जिल्ले।
मतलब मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मुझे, या मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं, मुझे सम्मान दो, जब मैं आऊं तो घुटने का बल बैठो, सर झुकाओ। लोगों में जब ये बात फैली कि अरे वो सुल्तान नहीं, वो तो अल्लाह का फरिश्ता है भेजा हुआ, या पैगंबर के बाद अगला जो सुल्तान है वो बलबन, तो लोगों ने धार्मिक रूप से इसको अपना लिया, कैप्चर कर लिया और इसकी बात मानने लगे। इस प्रकार से इसका राजत्व सिद्धांत बहुत शानदार रहा। क्योंकि भाई देखो, आप लोग एकदम लुलुस जैसे बैठोगे और मैं भी लुलुस जैसे पढ़ा, अगर मैं ऐसे पढ़ा बलबन एक राजा था, बलबन ने सुजदा एवं पेबोस प्रथा चाह, सुजदा का मतलब तो आप भी सो जाओगे, लेकिन अगर मैं बोलूं अरे सुजदा एवं पेबोस प्रथा किसने लाया, एनर्जी आई, तो ऐसी एनर्जी लेकर आया इसने साम्राज्य में। हाँ, मजा आ गया। इस प्रकार इसने साम्राज्य चलाया, बहुत बढ़िया साम्राज्य चलाया। और इसने कहा कि सुल्तान को निरंकुश होना आवश्यक है। मतलब निरंकुश का मतलब क्या होता है, सुल्तान के ऊपर कोई अंकुश नहीं, हाँ या ना। अब इसके समय पर कहानी ये हुई, बलबन के समय पर, किसके समय पर, बलबन। यहां पर इसने क्या किया, देखिए बलबन के समय पर मंगोल आक्रमणकारी बहुत होते थे, तो इसने इस क्षेत्र में एक किला बनवाया और यहां नियुक्त कर दिया अपने बेटे मोहम्मद को। मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। पुत्र शोक की व्याकुलता बलबन को 86 वर्ष की अवस्था में ले डूबती, 80 वर्ष की अवस्था में ले डूबती, और 1286 में कौन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है बेटा। और तुम लोग 1886 बोल रहे हैं, मैं लिख देता यहां 1886, है ना, तो तुम लोग आगे कुछ गलत बोल देते हो और मैं ध्यान दे नहीं पाता और वही लिखा जाता है। बाद में भले मैं सही करवा दूं, लेकिन ऑनलाइन वाले समझ लेते होंगे ये देखो गलत पढ़ा रहा है ये रोहित मासा। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन मत बोला करो बेटा आप लोग, ठीक है। 1286 बलबन मर गया। अब कौन गद्दी पर बैठेगा भाई, अब गद्दी पर कौन बैठेगा भाई, बलबन तो मर गया, उसका लड़का भी मर गया, तो इसके बाद गद्दी पर बैठता है कैकूबाद। कौन गद्दी पर बैठता है, कैकूबाद। कैकूबाद क्या करता है, एक अपना सेनापति रख लेता है, जिसका नाम क्या होता है, फिरोज मलिक। फिरोज मलिक, फिरोज मलिक किस वंश का था, खिलजी वंश। अब कैकूबाद के प्रति फिरोज मलिक बहुत वफादार था, लेकिन कैकूबाद को लकवा लग जाता है तो ये मार जाता है जी। क्या हो जाता है जी, ये मार जाता है, ये मार जाता है। तो शमसुद्दीन कैमूर, कौन बेटा, कैमूर गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद ये तो 3 ही साल का होता है, तो फिरोज मलिक बोलता है कि साला 3 साल का लड़का अंगूठा चूसेगा या शासन करेगा। सब पकड़ता है, लेकर उस गर्दन पर मरोड़ देता है, कर्र से आवाज आती है। शमसुद्दीन कैमूर खत्म हो जाते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासन कौन रहा, शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, 1206 से 1296, ठीक है, 96। अब गद्दी पर बैठ गया कौन, फिरोज मलिक। फिरोज मलिक जब गद्दी पर बैठा मेरे भाई, तो इसे हम कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या कहते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा। ये बड़ा शानदार व्यक्ति, इसका ये देखो, ये 70 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। कौन, 70 साल गद्दी पर बैठा। इसने बोला यार इतने बुढ़ापे में किसी से लड़ूंगा क्या, बस तो ध्यान रखना, फिरोज मलिक या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन से वंश की स्थापना करी, खिलजी। 1290, मैंने फिर बोला ना गलत, 1296 लिखा है यहाँ पर, गलती मिस्टेक। हाँ, ये कहा 12, तुम ही लोग बोलते हो ना, मैंने बताया तो 1290। माफी चाहूंगा, गलती हो गई। आज बहुत सारा पढ़ाना है ना बेटा, जल्दबाजी में कुछ भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सन में दिक्कत जाएगी बस थोड़ी बहुत, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी क्लास में सब सही पढ़ा है पिछली क्लासेस में। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन रहा,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है भैया। अब 70 वर्ष की अवस्था में इसने नीति अपनाई उदार निरंकुशवाद। कौन सी? मतलब मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर। इसने आराम किया बढ़िया। सुनिए लेकिन ध्यान से, ये खराब भी बहुत था। इसने एक सूफी संत जिनका नाम क्या था? सीधी मौला, इसकी हाथी से कुचलवा कर क्या कर दी? सीधी मौला की हाथी से कुचलवा कर हत्या किसने की? क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। सीधी मौला की हत्या हाथी से कुचलवा कर किसने की? ठीक है बेटा, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद कहानी आगे और क्या होती है? कहानी ये होती है कि इसके समय 2000 मंगोल भारत में बस जाते हैं, मंगोल आक्रमणकारी के समय, और ये मंगोलपुरी बसाता है। क्या बसाता है? इसकी हत्या इसका सगा भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अलाउद्दीन दुनिया की हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का हक है। ये कौन कहता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की लड़की से शादी कर लेता है और चाचा को क्या कर देता है? निपटा देता है। बाद में पहले शादी करता है तो फिर बाद में निपटा देता है और गद्दी पर क्या हो जाता है? अब हमें किसे पढ़ना है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली या गुरसाब। क्या नाम था? अली गुरसाब। इसने अपने आप को उपाधि दी थी सिकंदर ए सानी। कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर। या इसने अपने आप को क्या कहा? द्वितीय सिकंदर। क्या कहा? द्वितीय सिकंदर। अब मेरी बात सुनो, अलाउद्दीन खिलजी, अली या गुरसाब नाम था, सिकंदर ए सानी इसको कहते थे, द्वितीय सिकंदर। सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो वो सन होता है 1296। ठीक है। अब यहां पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी करता क्या है सर? कुछ नहीं करता। ये अपनी सेना में सबसे पहले सैन्य सुधार करता है और सैन्य सुधार के तहत ये स्थायी सेना रखने प्रारंभ कर देता है। तो दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी? किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। बात कर रहे हो क्या बाबू से? ठीक है। अब यहां पर आगे सुनिए, इसने हुलिया एवं दाग प्रथा लेकर आया। कौन सी प्रथा लाया? हुलिया एवं दाग प्रथा। समझ रहे हो कि नहीं? हुलिया एवं दाग। हुलिया मतलब सिपाहियों के चेहरे को विशेष कवच दिया, और दाग प्रथा मतलब घोड़ों पर दाग लगा। क्यों लगवाए दाग? क्योंकि वो बड़े शानदार अरबी ईरानी घोड़े होते थे जिनको लोकल सिपाही अपने घोड़े से बदल देते थे। अब भाई देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, संभाजी को जानते होंगे आप लोग। संभाजी कौन? शिवाजी के पुत्र। अरे बाप रे, क्या सम्राट! मतलब शिवाजी से भी ज्यादा तेज था उनका अंदर, मतलब बहुत शानदार। अरे समझ में ही नहीं आने देते थे। लोग सोचते थे कि यार उसको दिल्ली तक पहुंचने में 3 महीने लगेंगे। ये 3 महीने की यात्रा को 10-10 दिन में तय किए हैं। इनका घोड़ा रुकते ही नहीं था। 1200 किलोमीटर की दूरी को बिना रुके घोड़े पर बैठ के 1200, आप ट्रेन में नहीं बैठ पाओ 1200 किलोमीटर। सोचो आप, उनका घोड़ा, खतरनाक घोड़े होते थे उस समय भी, आज भी होते हैं, लेकिन विदेशी घोड़े वो शानदार। तो वो घोड़े को लोकल सिपाही बदल देते थे और बेच देते थे, इसलिए इसने हुलिया एवं दाग प्रथा। ठीक है। अच्छा, स्थायी सेना किसने रखी? स्थायी सेना किसने रखी? इसके समय पर जो व्यापारी व्यापार में या माप तोल में गड़बड़ी करेगा, जैसे मान लीजिए मैं अलाउद्दीन हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, तो मेरे समय पर अगर कोई व्यापारी, जैसे मान लीजिए विशाल मलैया किराने की दुकान चलाता है, शक्कर 1000 ग्राम देना चाहिए 1 किलो की जगह, ये दे रहा 800 ग्राम, 200 ग्राम कम दी, तो इसके पिछवाड़े में से 200 ग्राम मांस काट लिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं?
तो जितना माप तोल में गड़बड़ी करोगे उतना मांस निकाल लेंगे शरीर। तो इसे क्या कहा, बाजार या मूल नियंत्रण प्रणाली। हाँ कि नहीं, ये सफल रही थी योजना। और उस समय पर विशाल मलैया जैसे किसी भी व्यक्ति ने एक ऐसा काम करना क्या कर दिया था। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, तेज बोला। मांस नहीं, कहीं तो होगा, रुंदा लेके छील लेंगे यहां से यहां तक। कान काट लो, इतना कान काट लो, नाक काट लो, सरकटा बना देंगे इसको। सुनिए, इसने, ये समझदार बहुत था बेटा। ये इतना बड़ा भारत, देखो जरा ध्यान से, और ये वाला क्षेत्र भी अपना, इसको ये मालूम था। देखो उस समय पर ये यहां पर बंदरगाह हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? लेकिन उस क्षेत्र में जाने के लिए ये जो क्षेत्र था पूरा, ये पूरा, ये सब राजपूतों का था। किसका था? राजपूतों का। अब इसने क्या किया, इसने क्या यार, साउथ इंडिया को जीत के दिल्ली सल्तनत पे मिला लूंगा तो इतना बड़ा साम्राज्य संभलेगा, तो साउथ इंडिया पर अटैक करो और सबको हराओ। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने बेटा एक अभियान किया, गुजरात अभियान 1208 में। और गुजरात जब अभियान किया तो यहाँ के राजा रहे रायकरण द्वितीय। कौन रहे? इनको हरा दिया। और इनको हराने के बाद, अच्छा गुजरात पे क्यों? क्योंकि देखो ये बंदरगाह से अपन आयात निर्यात कर सकते हैं दूसरे देशों, तो विदेशी व्यापार होगा, बहुत पैसा आएगा, इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे। रायकरण द्वितीय हार जाते, यहां से 1208 में ये खरीदता है मलिक काफूर। मलिक, ठीक है, 1000 दीनार में से खरीदा जाता है, इसलिए इसे 1000 दिनारी। इतिहास में 1000 दिनारी किसे कहते हैं? अगर अलाउद्दीन के बाद कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, अरे बहुत खतरनाक, उसने पूरा साउथ इंडिया जीत लिया था मलिक काफूर, पूरा साउथ इंडिया जीत लिया था मलिक काफूर ने। लेकिन बस एक मदुरा या तेलंगाना में एक राजा वीर पांड्या, इसको नहीं जीत पाया था। ठीक है, चलो इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसके बाद सुनिए, इसने राजा हमीर देव को भी पराजित किया। और राजा हमीर देव कहां के राजा हुए? रणथंबोर। ठीक है, 1200, ये 1298 का है, 1208 लिख दिया मैंने, 1298, 96 गद्दी बैठा, 98 में अटैक। 1300 में इसने क्या किया? रणथंबोर पर अटैक किया। रणथंबोर कहां रहा? गुजरात। कहां रहा? गुजरात, राजस्थान, रणथंबोर। ठीक है, यहां के राजा कौन रहे? हमीर देव। इनको हरा दिया। फिर राजस्थान में एक और क्षेत्र पड़ता है चित्तौड़। चित्तौड़ पर अटैक किया, महारानी पद्मावती को पाने के लिए किया, लेकिन ये अभियान इसका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि महारानी पद्मावती ने अपनी सभी रानियों के साथ में और जितनी भी छत्राणी थी सबके साथ में उठा के जोहर कर लिया। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध में पद्मावती को पाने के लिए राणा अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए रतन सिंह को मारने के बाद, मतलब रतन सिंह को छल से मार दिया, पीछे से मारने के बाद अधिकतर राजपूतों को, अब राजपूत सेना हार गई, छोटी सेना थी, इनने छल से मार दिया था। काट काट के इनके किले के बाहर एक खाई थी, वो खाई में इतने ढेर लगा दिए लाशों को, ढेर पे चढ़ के महल के अंदर गया। लेकिन जब जाकर देखा तो महारानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जोहर। उसको सबसे बड़ी हार रही है। उसके बाद फिर उसका बहुत ज्यादा माइंड, मतलब तो खराब हो गया था उसका दिमाग। ठीक है, तो ये चित्तौड़ अभी इस प्रकार से इसने राजपूत शक्ति को हराया। पद्मावती के ऊपर, महारानी पद्मावती के ऊपर या राणा रतन सिंह के ऊपर कह सकते हैं, एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न आता है, पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद। अब इसका जो गुलाम रहा मलिक काफूर, इसने खतरनाक काम किया। इसने सबसे पहले देवगिरी को लूटा। देवगिरी कहां पड़ती है? महाराष्ट्र।
फिर तेलंगाना में वारंगल को लूटा, बहुत लूटपाट मचाई मलिक काफूर ने, पूरा साउथ इंडिया में लूटपाट मचाई एकदम, कोई नहीं जीत सका मलिक काफूर, तो खतरनाक था। मतलब लोमड़ी की खाल में लिपटा हुआ एक खतरनाक चीता, भयंकर चालाक। सुनिए, इसने जब तेलंगाना पे अटैक किया तो यहां का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव, इसने सोने की जंजीर से अपने आप की जो सोने की प्रतिमा है उसको लपेट के इसे भेंट करी, मतलब मैं आपको गुलाम, और कोहिनूर हीरा दे दिया इसको। और कोहिनूर हीरा लेकर ये कहाँ गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। फिर कोहिनूर हीरा खिलजी वंश में रहा, खिलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, यहाँ तक रहा। फिर औरंगजेब के बाद इसके पुत्र आए मुअज्जम आजम खान बख्श, वो बैठे रहे। फिर उत्तर मुगल काल में रहा मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम के समय तक रहा, एक सुल्तान था। उसके समय पर अटैक होता है, विदेशी अटैक, जिसमें ये पूरा लेकर कहां चल जाता है? सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसको शाहजहां बनाता है, वो सिंहासन ईरान लेकर चला जाता है, तो उसमें कोहिनूर हीरा रहता है। फिर ईरान से भी एक अटैक करने के लिए रणजीत सिंह के पास आता है, रणजीत सिंह उसे युद्ध में हरा देते हैं, तो ईरान से वो हीरा वापस आ जाता है भारत में। फिर वो दिलीप सिंह से अंग्रेज छुड़ा लेते हैं। आज भी वो हीरा कहां पर है? पिछली ब्रिटेन में, महारानी के मुकुट में। ये मैं पिछली क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, मेरे को क्या बार बार वही चीज पढ़ाना ना, इरिटेटिंग, आई फील वेरी इरिटेटिंग। ठीक है, तो पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद। सुनिए, इसके समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, इसने एक दरवाजा बनवाया जिसको क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला में, मतलब इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो है वो क्या बनवाया? अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा बनवाया इसने कहां बनवाया? दिल्ली। उसके बाद सीरी का किला बनवाया, ये भी कहां बनवाया? दिल्ली। अलाई दरवाजा दिल्ली, सीरी दरवाजा, हजार खम्मा महल दिल्ली, हजार खम्मा महल, जमैयत खाना मस्जिद दिल्ली, जमैयत खाना, चार चीजें बनवाई थी। किसने बनवाई? अलाउद्दीन। किसने बनवाई? आगे अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। कब हो जाती है? कब हो जाती? 1217 में, 1314, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1314 नहीं है रे, वो 1316 है, 1316। अनिकेत तू आगे आगे बोल के और सब आंसर गलत देता है, अब तू चुपचाप रहेगा, चुपचाप एकदम। सन के बारे में देखो, मेरे को डिस्टर्बेंस सन में होता है बस, ठीक है। सन मुझसे कभी याद नहीं हो जीवन में, एक ही गड़बड़ी है, पूरा पढ़ा दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पुष्टि सब पढ़ा दूंगा मैं आपको, लेकिन दिक्कत कहां जाएगी आपको? सन। मुझसे सन याद नहीं, आप लोग याद करा करो, ठीक है। पपीता खाया करूं बेटा, पपीता तुझे भी खिला दूंगा। खाना है पपीता? खिला दूं? पपीता खिलवा देना, ठीक है। हाँ, पपीता खिलाऊं। ये मर जाता है तो गद्दी पर इसका गुलाम कौन? मलिक काफूर अधिकार कर लेता है। मलिक काफूर की हत्या कर देता है मुबारक, और मुबारक की हत्या कर देता है खुसरो, और खुसरो की हत्या कर देता है गाजी मलिक, गाजी। और 1320 में गद्दी पर कौन बैठ जाता है? गाजी। गाजी मलिक एक विशेष वंश की स्थापना करता है जिसका नाम क्या है? कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश। संस्थापक कौन रहा? गाजी मलिक। गाजी मलिक को और किस नाम से जानते हैं? गयासुद्दीन। गद्दी पर कब बैठा? 1300। अब तुगलक वंश चलेगा कब तक? 1414। कब तक चलेगा? खिलजी वंश सबसे कम समय तक रहा, 1290 से 1320, 40 साल ही चला। अलाउद्दीन खिलजी ने लेकिन अच्छा चलाया साम्राज्य, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। गयासुद्दीन तुगलक अच्छा चलाया, लेकिन शासक अच्छा नहीं था, ध्यान रखिए। गयासुद्दीन तुगलक ये गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। इसके समय पर बंगाल में एक विद्रोह होता है। बंगाल में क्या होता है? ये उस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो इसका
निजामुद्दीन औलिया से उस समय विवाद चल रहा होता है, निजामुद्दीन औलिया इसी के दरबार में रहते हैं। तो ये संदेश पहुंचाता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले, ये बंगाल में रहता है, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन तुम दिल्ली छोड़ देना, वरना मैं तुमको दिल्ली अभी। इसका लड़का जिसका नाम क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, अपने पिता के सम्मान में, गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में एक लकड़ी का महल बनवाता है और उस पूरे महल का दारोमदार एक लकड़ी पर रख देता है। लड़की नहीं रहा, लड़की, लड़की, और एक हाथी से, दिख रहा है हाथी, यह हाथी के पैर से इस रस्सी को बांध देता है। हाँ, जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक इस महल के नीचे आएगा, यह हाथी को डंडी मार देता है, हाथी चलने लगता है हूं करके, ये खम्बा खिंचता है, ये महल किसके ऊपर गिर जाता है, गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक खत्म। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखना, इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था, तुगलकाबाद, तुगलका, तुगलकाबाद हो गया, ये तुगलकाबाद है ना, तुगलकाबाद दिल्ली के पास में, ठीक है, अरे हाँ कि नहीं। और इसने दुर्ग ए 56 कोट, कौन सा कोट, 56 कोट का निर्माण भी करवाया था, अरे हाँ कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद किसने बसाया, मोहम्मद, अरे गयासुद्दीन तुगलक। और यहां पर कौन सा किला बनवाया, दुर्ग ए 56 कोट, दुर्ग ए 56 कोट। अब गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, मोहम्मद बिन, मोहम्मद, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो भाई ये बैठता है कब, 1325 में, 1320 में इसका बाप बैठा। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता को मरवाया था। क्यों, कि मोहम्मद बिन तुगलक कहता था अपने पापा से कि हमें भी सुल्तान बनना, तो गयासुद्दीन तुगलक कहता है रुक जरा, मैं भी तो खेल लेना जरा, अब्बा अब्बा तो खेल चालू किया मैंने, नहीं नहीं तुम हटो यार डैडी। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी शादियां करता है ये, इसलिए बहुत सारी पत्नियां होती हैं अलग अलग समाज की। तो कोई फारसी का ज्ञान दे देती है, कोई गणित का, कोई दर्शन शास्त्र का, कोई अरबी का, कोई तुर्की का, तो इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। मतलब दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे क्या बोला, पागल और, पागल और रक्त पिपासु कहा। क्या कहा, पागल और, किसे कहा, इसकी 5 विवाद ने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दे, 1500 किलोमीटर की दूर लोगों ने दिल्ली पर आक्रमण करना चालू कर दिया। इसकी सेना भर गर्मी में परेशान हो गई, फिर वापस दिल्ली लेकर आया, तो इसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसने दोआब क्षेत्र में टैक्स लगा दिया, इसलिए वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहां अकाल पड़ा था, तो पहला कृषक विद्रोह हो गया। फिर इसने खुरासान अभियान किया, 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया सिपाहियों को कि ये लो पैसा। 3,70,000 की सेना लेके ख्वारिज में जाने के लिए तैयार हुआ, पता लगा कि वहां ख्वारिज में ने मिस्र से संधि कर ली और वहां नया सुल्तान आ गया जो बैंड बजा देगा इसकी, तो ये अभियान कैंसिल करना पड़ा। तो जितना वेतन दिया था सेना को, जब उसने वापस मांगा तो सेना ने बोल दिया, हुजूर मैंने तो अपने बेटे को कपड़े दिला दिए, गोदरेज ले ली, वॉशिंग मशीन ले ली, घर बनवा दिया, बेटी की शादी कर दी, पैसा खराब हो गया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने अपनी मुद्रा का परिवर्तन कर दिया, कांसे और तांबे की मुद्रा चला दी, लोगों ने घर में सिक्के छाप दिए, मुद्रा ज्यादा हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, व्यापारी ने मुद्रा लेने से मना कर दिया और घाटा हो गया। फिर इसने क्या किया, अगली योजना और आखिरी, कराचल अभियान लेकर गया, अपनी सेना को कराचल लेकर चला गया, वहां 10,000 सैनिक लेकर गया, 10 सैनिक लौट कर आए, क्योंकि हिमालय की तराई में से जब वो ग्लेशियर पिघला तो उसकी पूरी सेना खत्म हो गई। इसलिए जब ये मरा तो जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, नहीं बदायूनी कहते हैं, बहुत आईएमपी सवाल, कौन कहते हैं, बदायूनी, एक इतिहासकार, ये कहते हैं कि अंततः प्रजा को सुल्तान और सुल्तान से मुक्ति।
इसके समय पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, बहुत आईएमपी, बहुत 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 ज्यादा आईएमपी। क्या बताया मैंने? विजयनगर साम्राज्य किसने बसाया? हरिहर और 1336। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य बसाया। कौन सा साम्राज्य? महाराष्ट्र के पास में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य किस सुल्तान के समय पर बने हुए साम्राज्य रहे? अरे हाँ कि नहीं? इसने एक काम अच्छा किया था, तकावी ऋण देना चालू किया। तकावी क्या होता है? मतलब अकाल पड़ जाए तो पहले ही अग्रिम ऋण दे दो। ये काम कौन ने चालू किया था? पागल और रक्त पिपासु दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। अच्छा, कितनी नीतियां विवादास्पद रही? अरे हाँ कि नहीं? चलो, ये अब देखो, ये गद्दी पर कब बैठा था? अरे गद्दी पर कब बैठा? 1325। कब तक बैठा रहा? 1351 तक। कब तक बैठा रहा? 51 में जब इसकी डेथ हुई तो इसका चाचा का लड़का फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, ये थोड़ा ठीक रहा। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर जब बैठता है, सुनिए ध्यान से, एक बात सुनोगे ध्यान से, किसको पढ़ के आए अपन अभी? इसे क्या कहते हैं? पागल और। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जब बैठता है तो पूरी प्रजा इससे परेशान थी, अमीर लोग उससे बहुत परेशान थे, सब लोग उससे बहुत खफा थे। तो इसने इस्लाम का बहुत समर्थन किया, महिलाओं का पर्दा प्रथा को बहुत जरूरी अप्लाई कर दिया, हो रही पर्दा प्रथा बहुत सख्ती से लागू किया साम्राज्य। मजारों पर महिलाओं का जाना बंद करवा दिया, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगवा दिया, और क्या किया? नहर तो बात की बात, इसने जो क्या, हाँ, जजिया कर को इसने ब्राह्मणों पर ठुकवा दिया, जिससे इस्लाम के लोग खुश हो। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला एकमात्र सुल्तान। जजिया कर किसके समय पर आया था? मोहम्मद गौरी। अगर मोहम्मद गौरी ने विधवा, बच्चे, बुजुर्ग और ब्राह्मण 4 लोगों को छोड़ा था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर जजिया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन रहा? फिरोज शाह। अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है भैया। अब फिरोज शाह क्या करेगा? अब फिरोज शाह कुछ नहीं करेगा। फिरोज शाह ने सैनिकों का पद भी वंशानुगत कर दिया, और जजिया कर भी एकता प्रणाली में भी वो पद भी क्या कर दिया इसने? वंशानुगत। अरे हाँ कि नहीं? इसने नहरों का निर्माण चालू करवा दिया, और सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई? किसने बनवाई? इसको दास रखने का शौक था। कितने? 1200 बाग बनवाए, 1,80,000 दास रखे। दीवाने बंदगान नाम के एक विभाग की स्थापना की इसने, जो गुलामों के लिए होता है। दीवाने खैरात की स्थापना की, जहां से दान दिया जाता है। हाँ कि नहीं? इसके अलावा इसने फ्री में अस्पताल बनवाया, जहां फ्री में इलाज, मतलब अस्पताल बनवाया जहां पर फ्री इलाज होगा। तो ये सफल सुल्तान रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन लोगों को, सिपाहियों को अग्रिम वेतन दिया था, फिर प्लान कैंसिल कर दिया था ख्वारिज में जाने के लिए, सिपाही ने बहुत सारा पैसा ले लिया था, तो उसने अधिकतर सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया था कि तुम जाओ, जरूरत ही नहीं है। सेना इसलिए इकट्ठी की थी क्योंकि ख्वारिज में पर अटैक करना। तो इससे बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैल गई थी। तो उन बेरोजगारों को भी रोजगार, उन बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग किसने बनवाया? अमीरों को खुश करने का प्रयास किसने किया? दासों के लिए इसने दीवाने बंदगान बनवाया। कितने गुलाम रखे? इसको बाग बनाने का बहुत शौक था। कितने बाग बनवाए? इसने सबसे ज्यादा नहर बनवाई भारत में, जिनमें 5 नहरें बड़ी बड़ी थी। अरे यस और नो? चलिए, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद सुनिए, इसने दारुल सफा नाम का एक विभाग बनाया। दारुल सफा, पेट सफा हर रोज दफा। दारुल सफा, दारुल सफा मतलब निःशुल्क अस्पताल। निःशुल्क
निशुल्क अस्पताल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक सवाल याद रखो, इसका एक महल था जिसको हम बोलते हैं फिरोज शाह कोटला का महल। फिरोज शाह कोटला, वर्तमान में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है कहां पर? दिल्ली। कहां पर? तो जो आप स्टेडियम सुनते हैं ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये किसका महल था? फिरोज शाह तुगलक। किसका महल था? फिरोज शाह तुगलक। अब इसके बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद कौन आता है बेटा? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। वो 1351 में बैठा फिरोज शाह तुगलक, 1351 में, 1394 1388 तक, ठीक है। और 1388 से 1414 तक कौन बैठेगा? नासिरुद्दीन महमूद। कौन बैठेगा? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। 1388 तक ये बैठा, फिर बीच में कुछ टुचपुंजा शासक आए, फिर 1394 में बैठ जाता है। 1394 में कौन बैठ जाता है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 51 से 88 तक शासक करता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 88 से फिर कुछ टुचपुंजे शासक आते हैं, फिर अंतिम सुल्तान होता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय सुनिए, इसके समय अटैक होता है तैमूर लिंग का। किसका अटैक होता है? अच्छा, तैमूर लिंग का भारत पे अटैक होता है। तैमूर लिंग दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, जिसमें तैमूर लिंग का साथ कौन देता है? खिज्र खान। खिज्र खान कौन? पूछा जाए। लेकिन सुनो, खिज्र खान बड़ा समझदार था। खिज्र खान अकेला नासिरुद्दीन तुगलक को नहीं हरा पाता, तो उसने आक्रमण या आमंत्रण दे दिया तैमूर लिंग को, जिसके लूटा, भयंकर लूटपाट करी, लोग 50,000 लोगों को काट के फेंक दिया, सब कुछ लूट लाट के चला गया। भारत आर्थिक आधार पर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था। फिर गद्दी किसको देकर चला गया? खिज्र खान। अब खिज्र खान कौन से वंश का था? सैयद वंश। अब कौन सा वंश आ गया? सैयद। सैयद वंश का संस्थापक कौन रहा? खिज्र खान। खिज्र खान कब गद्दी पर बैठा? 1414। कब तक बैठा रहा? 1401, मतलब सैयद वंश कब तक चला? 1414 से 1451। खिज्र खान के समय पर तैमूर लिंग का अटैक हुआ था। चूंकि खिज्र खान मानता था कि सुल्तान मैं नहीं हूं, सुल्तान कौन है? तैमूर लिंग ने अटैक किया। तो तैमूर लिंग के जो चौथे पुत्र है मोहम्मद, क्या नाम था उसका? शाहरुख। शाहरुख ही यहाँ के बादशाह है। तो खिज्र खान ने स्वयं को एक उपाधि दी थी, रैयत ए आला। रैयत ए आला। भैया सुनिए, ये पूछा जाएगा आपसे, रैयत ए आला की उपाधि खुद को किसने दी? इसके बाद गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह। मुबारक शाह, ध्यान रखिए, मुबारकबाद यमुना नदी के तट पर है एक शहर। मुबारकबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह। और इसने सैयद वंश में स्वतंत्र सुल्तान का पद ले लिया कि मैं ही सुल्तान हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ का, कोई शाहरुख फारूक नहीं आएगा। इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अपने बेटे जैसा मानता था किसको? लोदी, बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी इसका एक सूबेदार था, ठीक है, पंजाब और सिंध क्षेत्र का, ठीक है। तो बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समय मानता था मोहम्मद शाह। कौन के जैसा? पुत्र के जैसा। कौन मानता था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठता है, तो इसके मरने के बाद गद्दी पर बैठता है आलम शाह। आलम शाह कौन होता है? मोहम्मद शाह का पुत्र। लेकिन ये बिल्कुल लुड़ूस होता है। लुड़ूस मतलब कोई इसमें वो। आलम शाह बोलता है बहलोल लोदी से कि एक काम करो, तुम भी सूबेदार, मैं भी सूबेदार, मैं मेरे बाप की जगह पर नहीं बैठ रहा, तुम बैठ जाओ। इसको गद्दी दे देता है बहलोल लोदी की, और खुद कहां चला जाता है? बदायूं, क्योंकि ये उस समय बदायूं का सूबेदार होता है। अब गद्दी पर बैठ जाता है बहलोल लोदी। जल्दी जल्दी उड़ा रहा है अब तो, है ना। बहलोल लोदी कब बैठता है गद्दी पे? 1451। अब ये लोदी साम्राज्य ये कब तक चलता है? 1526। बहलोल लोदी शानदार। इसका एक ही चीज याद रखो, बहलोल लोदी अमीरों के घर खाना खाता था।
और अमीरों के साथ बैठकर खाना खाता था। दिल्ली सल्तनत पर, दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक इसने शासन किया, कितने साल तक? 38 साल तक। कितने साल तक? 38 साल तक शासन। इसने खुद को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? गाजी। मतलब गाजी कौन है? बहुत अच्छे वॉरियर। वॉरियर मतलब युद्ध करने वाले। अरे हाँ कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? इसके बाद याद रखो अगला सुल्तान आएगा सिकंदर लोदी। कौन आएगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बहुत खतरनाक शासक था। हिंदू मंदिरों में बहुत ज्यादा इसने लूटपाट करी, हिंदू मंदिरों को टूटा तोड़ा। यमुना नदी में हिंदुओं के नहाने पर रोक लगवा दी सिकंदर लोदी ने, और बहुत बुरा बुरा किया इसने। हाँ देखो, ध्यान रखना। अब सुनिए, और इसने और क्या किया इसने? अरे रुको जरा, आगरा के बाद में इसने दिवाली होली त्योहार मतलब बैन लगवा दिया। बहुत खराब था ये हिंदुओं के लिए। ठीक है, अब एक बात और सुनो मेरे भाई। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर बसाया। 1506 में उसे क्या बनाई? राजधानी। अभी तक राजधानी क्या थी? दिल्ली। अब क्या हो गई? आगरा। आबरा का डाबरा। ठीक है कि नहीं? हाँ, यह उच्च कोटि का कवि था और यह गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? आईएमपी बता रहा हूं पूरा। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? उच्च कोटि का कवि कौन था? सिकंदर लोदी के बाद कौन आएगा? सिकंदर लोदी के बाद कौन आएगा? इब्राहिम लोदी। कौन आएगा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी मर जाता है शराब पीने के कारण 1517 में। 1517 में गद्दी पर बैठ जाता है। 17 में इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये अत्यधिक शराब पीता है। शराब बहुत खराब चीज होता है बेटा, कभी शराब को जीवन में हाथ मत लगाना। शराब से बुरी कोई चीज नहीं है, समझ गए? जितने जल्दी हो सके शराब को बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। कभी नहीं पीना, खराब चीज होती है शराब। ठीक है, मैं शराब को खत्म करने का हमेशा प्रयास करता हूं। मैं शराब के बनाने के पक्ष में नहीं। शराब को देखो भाई, बनाना बंद कर देंगे लेकिन जो अभी है उपलब्ध है उसको तो अपन खत्म कर सकते हैं। तो उसे पी के खत्म करो। अरे यार भाई, खरीद के फेंकोगे उससे अच्छा पी लो। हाँ चलो देखो, 1517 इब्राहिम लोदी। ये 1518 में महाराणा सांगा के साथ उलझ जाता गलती से। महाराणा प्रताप इसको जब मारते ना, कपड़ा अपड़ा फाड़ के इसको नंगा भगाते हैं घर। 1526 में इसके ऊपर अटैक कर देता है बाबर। यह अटैक का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहां पर गद्दी पर कौन बैठ जाता है? बाबर। ठीक है, 1526 में। और इब्राहिम लोदी मर जाता है। पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया, मर जाता है। भागता नहीं है मैदान छोड़कर, मर जाता है ये। ठीक है, और बाबर जीत जाता है। अब बाबर जब आया तो अब दिल्ली सल्तनत का नाम हम रख देंगे मुगल वंश। अब कौन सा काल चालू होगा? मुगल काल। गद्दी पर कौन बैठेगा? बाबर। अब बाबर के बाद हुमायूं। कौन बैठेगा? फिर अकबर, फिर शाहजहां। हाँ ठीक है, जहांगीर, सलीम, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। कौन बैठेगा? औरंगजेब। अब फिर भैया इनको पढ़ो फालतुओं को। ठीक है, तो अब दिल्ली सल्तनत यहां पर होता है खत्म। कल से क्या चालू करेंगे? मुगल का। जय हिंद, थैंक यू सो मच।